बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। कल अदम तहरीक तालिबान की शूरा ने मौलवी फजलुल्लाह को अपना नया अमीर मुंतखब कर लिया। खैर की अगर कोई उम्मीद थी तो वो भी दम तोड़ गई। हकीमुल्लाह महसूद का बदला लेने के लिए तालिबान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जान के दुश्मन हो गए। 12 खुदकुश पंजाब दाखिल, अब भी मुज़ाकरात होंगे। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन का तीसरा शदीद तरीन मरहला शुरू होने को है। वज़ीर दाखिला का सेनेट में बयान, मगर अब तक के ऑपरेशन को क्या कहेंगे, कामयाब या फिर? बल्दियाती इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने हैं। उधर पंजाब में नून लीग की चाल भी उलट पड़ गई। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है इंतखाबात जमाती बुनियादों पर हों। बल्दियाती इंतखाबात चूचू का मुरब्बा बन गए। ताज़ा मारका राई से जुड़ी खबर है कि तालिबान की मजलिस शूरा ने स्वात से ताल्लुक रखने वाले मौलवी फजलुल्लाह को अपना नया अमीर मुकर्रर कर लिया है। मौलवी फजलुल्लाह का नाम पाकिस्तानियों के लिए हरगिज नया नहीं है। मौलवी फजलुल्लाह कबायली नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक शहर मिंगोरा के नवाह के रहने वाले हैं। मौलवी फजलुल्लाह कल अदम तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी के अमीर सूफी मोहम्मद के दामाद हैं और अफगानिस्तान में अमरीकी हमले के बाद से उन्होंने स्वात में तालिबान का एक ग्रुप बनाया जिसका मकसद पाकिस्तान में शरीयत का निफाज था। इस मकसद के लिए उन्होंने बंदूक उठाई और साथ ही एक रेडियो हुकूमत पाकिस्तान की बाकायदा इजाजत के बगैर खोला, जिस पर पहले वो तबलीग करते रहे, बाद में लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने लगे। इन दिनों और ख़ास तौर पे उन दिनों की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा पर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की मखलूत हुकूमत MMA के नाम से कायम थी, जिसने मौलवी फजलुल्लाह से अपनी आंखें चुराए रखी और यूं MMA की चश्मपोशियों से मौलवी फजलुल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे स्वात पर कब्जा करके वहां मनचाही शरीयत नाफिज कर दी। उनकी शरीयत यह थी कि बच्चियों का स्कूल जाना बंद, औरत का घर से बाहर निकलना बंद, 14 साल की बच्ची को सरेआम कोड़े, स्वाती तालिबान के खिलाफ बात करने वाले किसी भी शहरी को ग्रीन चौक पर ज़िबा करके उसकी लाश लटका देना ताकि खौफ की धाक बैठी रहे। तालिबान की वहशतों और बर्बरियत के सबब इस ग्रीन चौक को खूनी चौक नाम दे दिया गया। मौलवी फजलुल्लाह जिंदा पाकिस्तानी फौजियों की खाल उतरवाने और उनके गले कटवाने के शौकीन हैं। अगर किसी को पाकिस्तान के तालिबान का केस समझना है तो मौलवी फजलुल्लाह की मिसाल से बड़ी आसानी हो सकती है। ये शुरू के दिनों की बात है कि मौलवी फजलुल्लाह को सिर्फ एक थानेदार ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया था, मगर एक फोन कॉल की वजह से उसे अपने मुल्जिम को छोड़ना पड़ा, जो अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ चुका है। तालिबान से हमारे सियासतदानों और रियासती इदारों ने चश्मपोशी इख्तियार करके आग का खेल खेला और अब हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि तालिबान का तर्जुमान अपने ताज़ा बयान में कहता है कि फजलुल्लाह पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, इसलिए तालिबान मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात की जो रही सही उम्मीद थी वो मौलवी फजलुल्लाह के आने से दम तोड़ चुकी है। जरा मुलाहिजा फरमाएं, मौलवी फजलुल्लाह कौन है? वो जिसने स्वात पर कब्जा किया, जिसने 3 बार पाकिस्तान के साथ अमन मुआहिदा किया और तोड़ दिया, वो जो पाकिस्तान की फौज के घेरे में था लेकिन कोई नहीं जानता कि अफगानिस्तान कैसे पहुंच गया। अब वो दीरबाला से मुल्हिक अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ में पनाह गुज़ी है, वहां से ये पाकिस्तान पर हमलावर होता है। जाहिर है कि अफगान हुकूमत की उसे पुष्टपनाही हासिल है। मौलवी फजलुल्लाह ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी कार्रवाई मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी और कर्नल तौसीफ को शहीद करके इन फौजी अफसरों का कत्ल ऐसे वक्त किया जब हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों की तरगीब पर तालिबान से हम मुज़ाकरात करने का ऐलान किया था। यह हमला दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बदगुमानियां पैदा करने के लिए था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी हुकूमत और दीगर सियासी जमातें अमेरिका पर यही इल्जाम हकीमुल्लाह महसूद की मौत के बाद लगा रही हैं। आज जिस शूरा के इजलास में मौलवी फजलुल्लाह को अमीर मुंतखब किया गया, इस इजलास ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं और इसी इजलास में तालिबान कमांडरों ने पाकिस्तानी वज़रा के बयानात का जायजा लिया और एक दूसरे से तस्दीक की कि क्या वाकई पाकिस्तान की तरफ से कोई मुज़ाकराती टीम शिवाली वज़ीरिस्तान आने वाली थी। और ज़राए का दावा है कि तमाम तालिबान कमांडरों ने इस बारे में लाइल्मी का इजहार किया। सवाल यह है कि मौलवी फजलुल्लाह की अमारत में अमन को कोई मौका मिलेगा या नहीं? क्या हुकूमत की मुज़ाकरात की उम्मीद पूरी होगी या ख्वाब अधूरा ही रहेगा? हमारे साथ है पाकिस्तान के मारूफ साहब या निगार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, बड़ा अहम सवाल, सादा सा सवाल, अब क्या होगा? ये बिल्कुल बड़ी सूरत हाल जो है गैर यकीनी है और मौलाना फजलुल्लाह के आने से और भी गैर यकीनी हो गई है। मुज़ाकरात पहले भी नहीं हो रहे थे, शुरू नहीं हुए थे और अब शायद काफ़ी लंबा अर्सा मुज़ाकरात नहीं होंगे। और आप देखें कि ये जो इनकी शूरा है, इसने मेरे ख्याल में इसलिए मौलाना फजलुल्लाह को अमीर मुंतखब किया है कि जो बाकी मजबूत दड़े थे
एक जड़ा वलीउर रहमान का और एक हकीमुल्लाह मसूद का। मेरे ख्याल में उनमें इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि किसी नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक तीसरी शख्सियत को अमीर बनाया है और वो शख्सियत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो अफ़गानिस्तान में पिछले 4 साल से है। इसका मतलब ये है कि फजलुल्लाह एक कमज़ोर अमीर होगा और मेरे ख्याल में इसीलिए एक नायब अमीर मुकर्रर किया गया है, शेख खालिद हक्कानी, जो कि वज़ीरिस्तान में है, जो कि सवाबी का रहने वाला है। मेरे ख्याल में यहाँ के जो रोज़मर्रा के फ़ैसले होंगे वो शेख खालिद हक्कानी करेगा और जो बड़े फ़ैसले होंगे उसके लिए शायद वो फजलुल्लाह से रब्ता करके उससे मशवरा लेंगे। सही। ये बताइए रहीमुल्लाह साहब कि क्या अफगानिस्तान फजलुल्लाह की हिमायत, उसकी मदद, पुश्तपनाही जारी रखेगा या पाकिस्तान का जो मुतालबा काफ़ी अरसे से है कि हमारे हवाले करे, ऐसा हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में अब तो पाकिस्तान की हुकूमत ये मुतालबा बार बार करेगी और पुरज़ोर अंदाज में करेगी, इसलिए कि पाकिस्तान का एक शहरी जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले कर रहा है और अब उस तहरीक का सरबराह है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग कर रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुतालबिन में अब वज़न पैदा होगा और देखें, जो अफ़गान हुकूमत मुतालबा करती है कि अफ़गान तालिबान रहनुमाओं को रिहा किया जाए, तो पाकिस्तान भी अब हक बजानिब होगा कि वो मुतालबा करे कि पाकिस्तानी शहरी जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं या जो उनकी कैद में हैं उनको रिहा किया जाए। तो देखें, ये तकरीबन किस्सा बराबर होने वाला है और अब अगर अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान का मुतालबा नहीं मानती, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती, तो फिर जो अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उसके बारे में जो अफ़गान हुकूमत मुतालबा करती है या अमेरिका मुतालबा करता है उसमें कोई इतना वज़न नहीं होगा। ये बताइए कि अफगान तालिबान और फजलुल्लाह के दरमियान इख्तलाफात की खबरें पहले आई, हत्ता कि झड़प की भी बात हुई, इसमें कहाँ तक सदाकत? लेकिन सूरत हाल जो है वाज़ेह नहीं है। जब पहली बार 2009 में स्वात में और पूरे मुल्क में फ़ौजी कार्रवाई हुई, मौलाना फजलुल्लाह के साथियों को शिकस्त हुई और वो अफ़गानिस्तान फ़रार हो गए। कूनड़ और नूरिस्तान में उनको पनाह मिली, तो उस वक्त तो अफ़गान तालिबान के कुछ कमांडर थे, उन्होंने फजलुल्लाह को पनाह दी थी। इसके अलावा बाजवल के तालिबान फ़कीर मोहम्मद की सरबराही में और मोहम्मद एजेंसी के तालिबान उमर खालिद की सरबराही में अफ़गानिस्तान चले गए, उनको भी अफ़गान तालिबान के कुछ धड़े उन्होंने पनाह दी थी। लेकिन बाद में जो इतलात आई तो अफ़गान हुकूमत, ख़ास तौर पे जो कूनड़ के गवर्नर हैं फजलुल्लाह, उन्होंने इनको पनाह दी। फजलुल्लाह वाहिदी नाम है उनका। तो मेरे ख़्याल में अब कुछ इनका आपस में रब्ता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले तो इनके लिए सूरत हाल बड़ी बेहतर थी, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन हालिया कुछ हफ्तों में अमेरिका ने कूनड़ में ड्रोन हमले किए हैं और उसमें कुछ पाकिस्तानी तालिबान भी मारे गए हैं और अफ़गान तालिबान ये भी अब शिकायत करते हैं कि कुछ पाकिस्तानी तालिबान जो हैं वो अफ़गान हुकूमत और अफ़गान इंटेलिजेंस NDS के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इनकी आपस में कशीदगी बढ़ रही है और मुमकिन है कि आगे जाकर ये खुल्लम खुला अपने आप आपस में झगड़ा करें। ये बताइए आखिरी सवाल, बैतुल्लाह महसूद, उसके बाद हकीमुल्लाह और अब फजलुल्लाह, बैतुल्लाह से ज़्यादा देखी गई सख्ती हकीमुल्लाह में, क्या ये उनसे भी ज़्यादा करख्त होंगे फजलुल्लाह? देखिए, इनका जो रवैया रहा है, जो इनके मुतालबात रहे हैं वो काफ़ी सख्त है। इनके जो ससुर हैं मौलाना सूफी मोहम्मद, तो वो तो हथियार उठाने के हक़ में नहीं थे, लेकिन फजलुल्लाह ने उससे बगावत की और इसने अपना एक अलग धड़ा बनाया, हथियार उठाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की। अब उसको शिकस्त हो गई है, लेकिन आप देखें ये पाकिस्तान को तो मतलूब है, लेकिन अमेरिका को भी मतलूब है। आपको शायद याद होगा कुछ साल पहले दीर में एक बम धमाका हुआ था और 3 अमेरिकी फ़ौजी इसमें मारे गए थे। उनको फ्रंटियर कोर मिलिशिया वाले ले गए थे वहाँ पर एक स्कूल दिखाने के लिए। तो अमेरिका की मीडिया में खबर छपी है कि फजलुल्लाह जो है वो अमेरिका को मतलूब है और उसको मारने की कोशिश करेंगे और की भी है। और आपको पता है कि अमेरिकी हुकाम ये खुलेआम कह चुके हैं कि फजलुल्लाह को वो हर तरीके से मारने की कोशिश करेंगे।
तो मेरे ख्याल में इसके लिए बड़ा ख़तरा है अमेरिका की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। और जब ये पाकिस्तान नहीं आ सकता तो फिर मेरे ख्याल में इसकी जो अमारत होगी, जो इसकी सरबराही होगी, वो बहुत कमज़ोर होगी। और असल फैसले जो हैं, असल कुव्वत जो है इस वक्त तालिबान की, वो वज़ीरिस्तान में है, वो फाटा में है, वो स्वात और मलकंड में नहीं है। वहाँ तालिबान तहरीक तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। सही, बहुत शुक्रिया रहमुल्लाह यूसुफजई साहब सीनियर हमारे साथ थे। मुज़ाकरात की जो उम्मीद थी वो भी अब दम तोड़ गई है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है जो काफ़ी करीब से इन मामलात को देख चुकी है, मुज़ाकरात की कोशिश में भी वो पेश रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, नेक मोहम्मद से लेकर आप काफ़ी करीब से देख चुके हैं इन सारे मामलात को। फजलुल्लाह को ज़हन में रखते हुए जो कुछ स्वात में हुआ, आप क्या समझते हैं? कोई मुज़ाकरात की उम्मीद? फजलुल्लाह की तरफ से इनकार हो चुका है वाज़े तौर पर, क्या होगा आने वाले दिनों में? दरअसल ये जो हालात है, मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें हैं। और मौलवी फजलुल्लाह के साथ हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात एक बार कर चुकी है स्वात में, जैसे आपको मालूम है। और उनके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जो कि कौमी असम्बली में पेश किया गया था, फिर सदर साहब के सामने पेश किया गया था, और फिर उनके साथ एग्रीमेंट हो गया था, और फिर उन्हें वादा खिलाफी करके उससे मुकर गए, और जिसकी वजह से वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ा। और ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर जख्मी हालत में वहाँ से अफगानिस्तान जो है उनके साथियों ने उनको बचा लिया। तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ मुज़ाकरात करने की जो हुकूमत की पेशकश है, मैं ख्याल में इसको रिकन्सिडर कर लेना चाहिए, इस पर दोबारा सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी जो कि मुज़ाकरात में धोखा देता है, उसके साथ मुज़ाकरात क्यों किए जाए। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब। क्या फजलुल्लाह ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, जबकि वो खुद भी इनकार कर चुके हैं। अफगानिस्तान में है, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाले उन्हें करेगा, ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। हकीमुल्लाह महसूद का बदला लेने के लिए तालिबान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जान के दुश्मन हो गए। 12 खुदकुश पंजाब दाखिल, अब भी मुज़ाकरात होंगे? पाकिस्तान के 2 मौक़र रोजनामों में खबर शाया हुई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि तालिबान हकीमुल्लाह महसूद की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझते हैं और इसकी मौत का बदला लेने के लिए तालिबान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को निशाना बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दी है कि तालिबान ने इस मकसद के लिए 12 खुदकुश हमलावर पंजाब भिजवा दिए हैं, जबकि तालिबान बस्ती और शहरी पंजाब में भी छापामार कार्रवाइयां कर सकते हैं। रिपोर्ट आमिर मीर की है जिसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने हकीमुल्लाह महसूद के कत्ल के बाद हुकूमती आला हुकाम को कलअदम तहरीक तालिबान के संगीन रद्दअमल से खबरदार किया है। एजेंसियों ने इत्तला दी है कि तालिबान की तरफ से पंजाब मुस्लिम लीग नून की क़यादत और शरीफ खानदान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा सकता है। आमिर मीर के ज़राए कहते हैं कि तालिबान की क़यादत ने अपने अमीर के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए अपनी दहशतगर्द सरगर्मियों का दायरा शहरी और बस्ती पंजाब की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ये दुरुस्त है या गलत, ताहम तालिबान यही समझते हैं कि हकीमुल्लाह महसूद की ड्रोन हमले में हलाकत के मामले में हुकूमत पाकिस्तान का भी किरदार है। अगरचे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, मगर तालिबान क़यादत का इल्ज़ाम है कि इनके खुफिया शूरा के इजलास में हकीमुल्लाह महसूद की मौजूदगी की इत्तला अमरीकियों को पाकिस्तानी हुकाम ने फराहम की। हालांकि नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आने के बाद से मुसलसल तालिबान से मुज़ाकरात की बात करते रहे हैं। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत को बड़ा धचका करार देते हुए सीनियर तालिबान कमांडर मौलाना आज़म तारिक पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के दोहरे रवैये की वजह से हकीमुल्लाह महसूद मारे जाएंगे जो अमन मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने धमकी दी है कि जल्द हुक्मरान क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दरअसल हालिया बरसों में पंजाब में दहशतगर्दी के कम वाक़यात हुए हैं, जिसकी वजह नून लीग की हुकूमत और लश्कर जंगी के मलिक मोहम्मद इसाक जैसे ताकतवर शिद्दत पसंद रहनुमा के दरमियान गैर
दरमियानिया समझौता बताया जाता है। रिपोर्ट इसे दिलचस्प अमर करार देती है कि मनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और 2011 में ISI के सूबाई हेडक्वार्टर पर हमलों के बाद मियां शहबाज शरीफ ने तालिबान से पंजाब को बख्श देने की अपील की थी और हैरानकुन तौर पर अस्करियत पसंदों ने इसके बाद अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयां रोक दी थी। ताहम अब हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद ये सब कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। खबर अजीम, 15 अगस्त 2013 को तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर शेड्यूल के मुताबिक GH के ऊपर हमले के मास्टरमाइंड अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान को फांसी दी गई तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को निशाना बनाएंगे। आपको मालूम होगा कि 21 अगस्त 2013 यानी 3 माह पहले रायमंड के करीब दहशतगर्दों के एक गिरोह को ISI ने गिरफ्तार किया था जो शरीफ खानदान की रेकी मुकम्मल कर चुके थे। क्योंकि तालिबान के मंसूबों को नाकाम ना बनाया गया तो फिर तालिबान वो कर गुजरेंगे जो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे बेटे का, मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ और तमाम एजेंसीज़ को कि वो फौरी तौर पर उन एक्टिव हों और उनको रिकवर करने के लिए पूरी एफर्ट्स करें। सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा हैदर गिलानी और सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर ही नहीं, हमारे एक हसास इदारे के आला अफसर, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी तालिबान के कब्जे में हैं, जिनके बारे में तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर डॉक्टर उस्मान को फांसी दी गई तो उन मुग़वियों को कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बाद से पाकिस्तान में सज़ाए मौत पर अमल दरामद मुअत्तल है। सवाल यह है कि खौफ की चादर आखिर कब तक उड़ी रखी जाएगी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड शौकत कादिर। शौकत कादिर साहब, बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था, अब थ्रेट है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए। फजलुल्लाह को ज़हन में रखते हुए जिस तरह उन्होंने मुआहदे तोड़े, आपको लगता है इन शख्सियात को महफूज बनाया जा सकता है? देखिए जी, जहाँ तक हिफाजत की बात है, वो 5 साल जरदारी साहब ने प्रेसिडेंसी में गुजार दिए, बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा और जहाँ तक हो सका उन्होंने अपने आप को महफूज कर दिया। तो वक्त तो गुजार सकता है कोई इस तरह हिफाजत अगर अपनी करना चाहे, मगर उस पर पाबंद हो जाते हैं, फिर आप बाहर फिर नहीं सकते। एक सियासी सरबराह के लिए ये मेरा ख्याल है नामुमकिन है। अगर वो अपनी सियासी मुस्तकबिल चाहता है उसके लिए नामुमकिन है कि वो इस तरह पाबंद होकर रहे, तो चुनाचे उस किस्म की ज़िंदगी नहीं गुजार के कर सकता। तो दूसरी तरफ ये बात हुई आपने कि जी हिफाजत कर सकते हैं कि नहीं, तो हिफाजत तो जहाँ तक मुमकिन होगी सब मेरा ख्याल है कोशिश तो करेंगे। और जो आपने सवाल किया फजलुल्लाह के हवाले से, जी फजलुल्लाह बिल्कुल दरिंदा है, इसमें तो कोई शक नहीं। हम सबको याद है कि उसने 2009 में हमें क्या नमूना पेश किया था स्वात में और मालाकंड में, तो शाहरुख सब ने देखा था TV पे भी, तो उसमें तो कोई शक शुबा नहीं किसी को। और ये भी वादे हो गया कि TTP ने मासूदों से निकल के और उधर से मालाकंड से उन्होंने अपना सरबराह चुना है और उस ऐसा शख्स चुना है जो पाकिस्तान दुश्मन है। असल में जो फ़र्क है ना, असल सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि ये पाकिस्तान दुश्मन है हकीमुल्लाह से भी ज़्यादा। तो ये ऐसा शख्स जो उन्होंने चुन लिया है, तो क्या हमारे सरबराह अभी भी पैगाम नहीं सुन रहे? ये उनकी मर्जी है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ, मगर शायद इनको नज़र नहीं आता, सुनाई नहीं देता, देख नहीं सकते, मुझे नहीं समझा। लेकिन जो मुज़ाकरात के हामी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये भी आपने सोचा है कि अगर ऑपरेशन किया जाता है और वो नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा? इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये शिकस्त भी हो सकती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि स्वात में ऑपरेशन किया गया लेकिन उसके बाद भी वाक़यात होते रहे। पहली बात तो ये है कि जब सियासी सरबराह आपके ये सवाल पूछे कि अगर हम हार गए तो फिर क्या होगा, तो फिर तो हम हार चुके हैं ना, फिर तो हम हार तस्लीम करके बात कर रहे हैं ना। फिर तो हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब आप हमें शिकस्त दे सकते हैं, खुदा का वास्ता शिकस्त न दो, कुछ हमें दे रहने दो, मेरी शलवार मुझ पे रहने दो, बाकी सब कुछ दे दो। ये तो पहली बात है। अब आइए आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या हम इतनी ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं कि हम इनको शिकस्त दे सकते? मेरे ख्याल में मुझे कोई शक नहीं है कि हम शिकस्त दे सकते, कोई शक नहीं है मुझे इस बात में। हाँ, उसमें ये ज़रूरी है कि फ़ौज का जो सरबराह हो वो ये अहलियत रखता हो, वो हिम्मत रखता हो, वो करना चाहता हो और सियासी सरबराह साथ दें और हमारी कौम साथ दें। जो अहम फ़र्क है, जिस वक्त स्वात मालाकंड का ऑपरेशन का कामयाब हुआ था, दीर भी उसमें शामिल था और उसके बाद साउथ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, उस वक्त कौम हमायत कर रही थी अफवाज। आज फिर कौम के जो लीडर हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं, और जब वो गुमराह करते जा रहे हैं तो अवाम साथ में।
اگر وہ ساتھ نہیں دے گی تو یہ فوج نہیں جنگ جیت سکتی، یہ ملک جنگ جیتتا ہے، قوم جنگ جیتتی ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ شوکت قادری صاحب آپ کا۔ فضل اللہ کی قیادت میں طالبان نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اعلان جنگ۔ ایسے میں ہمیں مقابلے کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے یا پھر مذاکرات؟ اسی پر بات کریں گے جماعت سے مرکزی رہنما جناب فرید احمد پراچا سے۔ فرید احمد پراچا صاحب، حکیم اللہ محسود کو آپ شہید کہتے ہیں، اب فضل اللہ ہیں امیر، یہ مجاہد ہیں، غازی ہیں، کیا ہیں؟ ان سے کس طرح سے ہمیں نمٹنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہماری طرف سے جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ نے ہمارے تمام مذاکرات کو اور امن کی خواہش کو سبوتاژ کیا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ اور جس صورتحال میں آج ہم ہو گئے ہیں، ممکن ہے مولوی فضل اللہ جو ہے وہ ان کی چوائس نہ ہوتا، لیکن جو کچھ کر دیا گیا اس کے بعد نہ کوئی وہاں مذاکرات کا لفظ سن سکے گا اور نہ کوئی جو ہے وہ حکومت کے بارے میں کوئی اچھے کسی کی کوئی رائے یا اعتماد جو ہے وہ قائم ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے، ایٹمی پاکستان جو ہے وہ داخلی محاذ کے اوپر لڑتا رہے، اور ہماری فوج جو ہے وہ بجائے بھارت کی طرف توجہ کرنے کے وہ اپنے اندر ہی ایک مقابلے کی کیفیت کے اندر رہے۔ اس صورتحال میں فرید پراچا صاحب، ایم ایم اے کی حکومت تھی جب یہ فضل اللہ جو ہیں انہوں نے سوات پر قبضہ کیا تھا، ایم ایم اے کی حکومت تھی، اس دور میں بھی ضلعی سطح پر مذاکرات کی کوشش ہوئی، ناکام ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب دوبارہ ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے؟ 3 دفعہ فضل اللہ سے معاہدے کر کے ناکام ہوئے، اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ مذاکرات ایم ایم اے کی حکومت نے نہیں کی، اس کے بعد ہوئے ہیں، اور جب ایم ایم اے کی حکومت ختم ہو گئی تھی ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور ہم اس کے مخالف تھے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں ان کو بہت زیادہ، تو یہ بات ہماری طرف سے نہیں ہوئی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مذاکرات کو بہرحال ایک پوری قوم کا کنسنسس تھا، تمام دینی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، اے پی سی ہوئی، پہلے پارلیمنٹ کی قراردادیں تھی، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ کتنے بھی ہم دلائل دے لیں، ہم نے تو طاقت استعمال کی ہے، ہم نے تو بمبار طیارے استعمال کیے ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے، سب کچھ ہو چکا ہے، پھر بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم، لیکن یہ کہ ایک چانس جو ہے وہ اس کو ضرور ملنا چاہیے، ورنہ یہ کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جنوبی وزیرستان اور یہ وزیرستان شمالی یہ علاقہ ہے کہ یہاں پہ اگر خدا نخواستہ ہماری فوج الجھ گئی تو پتہ نہیں کب تک اور کتنا عرصہ جو ہے وہ اس پہ رہے گی، اور یہی وہ ایجنڈا ہے جو امریکہ کا ہے، وہ تو یہی چیزیں چاہ رہے ہیں۔ اس لیے باوجود اس کے، لیکن آپ نہیں سمجھتے فرید پراچا صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ایم ایم اے کی حکومت میں ہی فضل اللہ نے طاقت حاصل کی تھی؟ 2007 کا دور آپ کو یاد ہوگا؟ نہیں، کب تھی؟ اب میں آپ کو اگر میں یاد کراؤں تو صوفی محمد صاحب نے جماعت اسلامی کے خلاف پوری ایک وہاں تحریک کھڑی کی اور ووٹ کو حرام قرار دیا، اور پہلی مرتبہ دین کے اندر ہمارے آدمی جو ہے وہ اس وجہ سے آ رہا کہ ایک پوری تحریک ان کی صوفی محمد کی تھی ووٹ نہ دینے کے بارے میں۔ تو ہم تو اس طرح کی نفاذ شریعت کا اور اس طرح کی چیزوں کے کبھی ساتھ نہیں تھے، اور نہ ہماری طرف سے یہ بات تھی۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ تو ڈیموکریسی پہ بیلیو کرتی ہے، پرامن طریقوں پہ بیلیو کرتی ہے، لیکن یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن نمبر 1 کیا ہے، اور وہ کب تک جو ہے وہ ہمیں کھلاتا رہے گا اور ہم کھیلتے رہیں گے۔ اور آپ کو دشمن نمبر 1 جو ہے وہ فضل اللہ نظر نہیں آتے، اور آپ اب بھی مذاکرات کے حامی ہیں، سیاسی قیادت اب بھی سمجھ رہی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ جی فرید پراچا صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، میں معذرت چاہتا ہوں، وقت میرے پاس ختم ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی کے رہنما ہمارے ساتھ تھے۔ طالبان کے نئے امیر ملا فضل اللہ کا تعلق سوات سے ہے، ان کی خود ساختہ شریعت کو اہل سوات سے بہتر کون جانتا ہے؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سوات سے تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی مراد سعید سے۔ مراد سعید صاحب، سوات میں جس طرح سے ہم نے دیکھا شریعت نافذ کرنے کی کوشش ہوئی تھی، فضل اللہ اور طالبان انکار کر چکے مذاکرات کے، وہ تو ایک الگ ریاست چاہتے ہیں، آپ کو کیا راستہ نظر آتا ہے مذاکرات کے لیے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسامہ، پہلے جب اپنے سوات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ 1969 تک سوات جب ریاست تھا تو اس کے بعد اس وقت جرگہ سسٹم تھا،
लेकिन 1969 के बाद जब पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए तो 6 महीने के अंदर वहां पे एक तहरीक चली थी, और उसके बाद जो रेगुलर लॉ था वो जब काम नहीं कर रहा था तो उसके बाद तहरीक चली हुई। फिर 1976 में भुट्टो ने वहां पे कोई और रिफॉर्म लेके आए, और ये कहानी चल रही थी इस वक्त तक। तो मेरे ख्याल से जो मुज़ाकिराती अमल है उसको स्वात से कंफ्यूज करना और फाटा को स्वात जैसा दर्जा देना, मेरे ख्याल से ये मुख्तलिफ चीजें हैं। और स्वात को अगर आप देखते हैं, स्वात में जो तहरीक शुरू थी, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वो 1969 के फौरन बाद शुरू हो गई थी, उसमें मुख्तलिफ अदवार आए, मुख्तलिफ जो आपकी इंसाफ की फराहमी थी, जो इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा था और बेइंसाफी जो हो रही थी, तो उसके बाद लोग उठ गए और तहरीक में शामिल हो गए थे। 1969 की मैं बात कर रहा हूं। फिर 1976 में भुट्टो साहब रिफॉर्म लेके आते हैं, उसमें भी लोग खुश नहीं होते। फिर उसके बाद ये तहरीक चलती रहती है। फिर 1988 में फिर मुज़ाकिरात होते हैं, फिर चीजें होती है। फिर 1992 में फिर बात होती है। तो मेरे ख्याल से टाइम आपके प्रोग्राम का कम होता है, और अगर आप फाटा के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त मुज़ाकिरात की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूं कि अगर आप देखिए ये जंग अमेरिका की थी। इस जंग की तारीख में अभी मैं एक ब्रिगेडियर साहब को सुन रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि 1979 में जब हम इस जंग में शामिल हो रहे थे, जब अफगानिस्तान में जंग हो रहा था, तो उस वक्त इन रियासत की सरपरस्ती हासिल थी मुजाहिदीन, इन्होंने डिक्लेयर किया था उनको, अमेरिका ने डिक्लेयर किया था। फिर 2001 में जब मुझे बताइए मुराद सईद साहब, 2007 2009 को आप नहीं भूले होंगे, स्वात का जो खूनी चौक है उसको तो आप नहीं भूले होंगे, फजलुल्लाह तो वही हैं, वो नहीं बदले। क्या उस तरह की रियासत, उस तरह का स्वात कोई सोच सकता है? वो तो पूरे कबाइली इलाके को वैसा बनाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को। उसामा मैंने पर्सनैलिटी की बात करनी नहीं है, क्योंकि स्वात का जो 4 साल बच्चा आर्मी की गोली से शहीद हुआ था, वो मेरा हमसाया था, और वो कह रहा था कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। क्योंकि अगर स्वात पे शेलिंग हुई है, मेरी घर पे शेलिंग हुई है, तो मैं वो भी देख चुका हूं। अगर मेरे दोस्त का गला काटा है तो मैं वो भी देख चुका हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान को इस आग से बचाए। ऑपरेशन का लफ्ज यहां पे बैठ के इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग भुगत चुके हैं और जो पाकिस्तान के 50,000 बंदे इस जंग में शहीद हो चुके हैं, खुदारा पाकिस्तान को मजीद खून से बचाइए। अब अमन की बात करते हैं, जब आप कैसे मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? वो तो इनकार कर रहे हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं। कई दफा मुज़ाकरात, 3 दफा मुज़ाकरात हुए, वो नाकाम हुए। एमएमए ने किए, अवामी नेशनल पार्टी ने किए। उसमें 2-3 चीजें थे। एक तो आपकी जंग का आगाज हुआ, मैंने कहा कि जब आप इस पे बात करते तो एक प्रोग्राम आप इसके लिए अलग रखें, ताकि मैं आपको आर्गुमेंट्स दूं कि कहां पे कौन सी गलतियां हुई थी। पहले आपकी 1979 की गलती, फिर 2001 में 7 समंदर पार जंग की गलती, फिर अमेरिका के आपके ऊपर ड्रोन हमले, फिर वहां पे लोगों के ऊपर शेलिंग, फिर जब शेलिंग में जनाजे निकलते हैं, जब ड्रोन हमले से जनाजे निकलते हैं तो रिएक्शन भी होता है, ये चीजें भी होती है। लेकिन जब हम अमन की बात करते हैं तो मुज़ाकिरात होनी चाहिए। जब आप अमन की बात करते हो तो जरगे होते हैं। उसमें क्या, उसका हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये कि अगर आप देखें ड्रोन हमलों से जो नुकसान क्यों हुआ, ड्रोन हमलों से नुकसान इस हुआ कि इसमें भी कंफ्यूजन है। हुकूमती पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को आना होगा, चंद सवालात के जवाब देने होंगे। अगर आपको विकीलीक्स की वो स्टेटमेंट याद हो, वो ईमेल याद हो, तो उसमें ये लिखा गया था कि हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने एन फेडरेशन को ये कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर एहतिजाज करते रहेंगे। लेकिन मुराद सईद साहब, इग्नोर करते रहेंगे। मुझे आखिर में मुख्तसर बताने किस तरह मनाएंगे आप फजलुल्लाह को, किस तरह मनाएंगे मुज़ाकरात के लिए? आप तालिबान नहीं मान रहे, आप उनको किस तरह मुज़ाकरात के मनाएंगे? वो तो कहते हैं कि मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हो रही थी। सबसे पहले मैं आपको इसकी दलील देता हूं। सबसे पहले आप अपनी सरहदों की जो पामारी हो रही है, जो अमेरिका की जंग है, चंद बोल्ड डिसीजन ले। वफाकी हुकूमत अगर चाहती है कि हमारे मुल्क में अमन हो, अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, तो सबसे पहले आप ड्रोन हमले रोके। इसके साथ साथ आप अमेरिका की बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी समझते हैं। अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सकता है अगर ड्रोन हमले रुक जाएं तब। ये हमारी सियासी क़यादत है और उसकी सोच है कि मुज़ाकरात अब भी हो सकते हैं, अगरचे तालिबान की तरफ से, मुल्ला फजलुल्लाह की तरफ से साफ इनकार किया जा रहा है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन का तीसरा शदीद तरीन मरहला शुरू होने को है। वज़ीर दाखिला का सेनेट में बयान, मगर अब तक के ऑपरेशन को क्या कहेंगे, कामयाब या फिर? आज सेनेट इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने बताया कि कराची ऑपरेशन 3 मरहलों में मुकम्मल होगा। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरा जारी है, जिसमें 9,000 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है।
चौधरी निसार कह रहे थे कि तीसरा मरहला सबसे ज्यादा सख्त होगा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ऑपरेशन को शुरू हुए 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इतलात ये हैं पुलिस और रेंजर्स ने 6158 से ज्यादा छापे मारे, 9331 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अदालत शुमार के मुताबिक पकड़े गए 9000 से ज्यादा अफराद में से 235 टारगेट किलर्स हैं, 183 पर भत्ताखोरी का इल्जाम है, 102 दहशतगर्द हैं, 73 अगवाकार पकड़े गए और 2978 मफरूर और इश्तिहारी भी कानून के शिकंजे में आए। मुल्जिमान से 3361 हथियार बरामद हुए, 107 बम और ग्रेनेड भी कब्जे में लिए गए। सवाल यह है कि इतनी ज्यादा तादाद में गिरफ्तार अफराद को रखा कहाँ गया है, क्योंकि ये अफराद कराची की जेलों में समा सकते हैं, ना थानों में इतनी गुंजाइश है। ज़राए का दावा है कि इनमें बहुत से अफराद इब्तिदाई तफ्तीश के बाद रिहा हो चुके हैं। ये एतराफ कराची पुलिस भी करती है कि गिरफ्तार तमाम अफराद को अदालतों में पेश नहीं किया गया। सवाल ये भी है आखिर कराची ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं शरफुद्दीन, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, कंसल्टेंट हैं वज़ीर आला सिंध के बराए उमूर दाखिला और इसके साथ साथ साबिक सरबराह हैं CPLC के। शरफुद्दीन मेमन साहब, अगर ऑपरेशन इतना कामयाब जा रहा है तो बैंक डकैतियां हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वारदातें अब भी हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, डाके हो रहे हैं, क्यों? देखिए उसामा, ये ऑपरेशन एक तो इसको हमें मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो APC का फ़ैसला था, ये पहली मरतबा इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो प्लान आउट हुआ है, जिसमें सूबाई सतह से लेके आपके वफाक तक जो है जो जिस तरह की कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है, ये पहली मरतबा इस तरह की कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। इंटेलिजेंस जितनी हमारी नेटवर्किंग है वो हमारे साथ भरपूर तरीके से ताउन कर रही है और ज़ाहिर है इसमें रेंजर्स को जो है वो फ्रंट लाइन रोल दिया गया था और APC में यही फैसला हुआ था कि इन रेंजर्स ने जो है वो प्राइम रोल करना है, मगर ज़ाहिर है पुलिस ने भी ज़ाहिर है अपने रेड्स वगैरह और जो भी पुलिसिंग करनी है उन्होंने भी करना है। तो ये जॉइंट ऑपरेशंस भी हुए और इसमें मुश्तरका भी हुए और इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस भी जारी हैं और जो तादाद आपने बताई है बिल्कुल इसी तरह की तादाद है कि 6000 के करीब जो है वो रेड्स हो चुके हैं और 9000 जो है ये जराइम पेशा अफराद जो हैं गिरफ्तार भी हुए हैं। तो इसमें ज़ाहिर हमारा जो फोकस था वो छोटे क्रिमिनल से लेके बड़े क्रिमिनल होना जाना चाहिए। क्या ये वजह तो नहीं है कि 9000 लोग गिरफ्तार हुए, ज्यादातर को छोड़ दिया गया, सजाएं नहीं हुई? देखें उसामा, बात ये है कि ये कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं। ये हम सालों साल से जो कराची के हालात ख़राब हुए हैं, बिगड़े हैं, जिसमें बत्ताखोर, जिसमें लैंड माफिया, जिसमें ड्रग माफिया, जिसमें इलीगल आर्म्स में जो लोग डील करते हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पर कराची में जड़ें उन्होंने अपनी बना ली हैं और उन्होंने अपने पनाहगाहें बना ली हैं और कराची में कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स जो है वो नहीं जा सकती थी। ये सबको मालूम है कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिसको हम नो गो एरियाज़ का नाम देते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ हमें रेजिस्टेंस होती थी और वहाँ हम ज़ाहिर है पब्लिक भी वहाँ रहती है तो हमें वहाँ जाने में दुश्वारी होती थी। मगर अब जो है यहाँ कराची में कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती या जहाँ पर रेंजर्स नहीं पहुँच सकती। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो क्राइम का रेशो जो है, मगर ये मैं आपको बताऊँ, अब स्टैटिस्टिक्स से बात करें, जो क्राइम का रेशो है ये मैं समझता हूँ 50% कम हुआ है। 50% टारगेट किलिंग इसमें 50% कम हुई है, इसमें अगवा बराए तावान के केसेस पर 50% कम हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो स्ट्रीट क्राइम है, जाहिर है इसमें जो है अपनी जगह कमी ज़रूर आई है, मगर जितनी कमी नज़र आनी चाहिए ज़ाहिर है वो नज़र नहीं आ रही। मगर जिस फेज में हम काम कर रहे हैं, पहला फेज 20 लोग जाबाक हो गए, इसको हम क्या कहेंगे? इसका मतलब टारगेट किलर्स अब भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में हैं। बिल्कुल, देखें अब ये मुकाबला हमारे तो देखिए इन लोगों के साथ जंग है और इस ऑपरेशन को सबोटाज करने के लिए इस तरह के स्पाइक अप कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएंगे। जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो ये जिस तरह आपने कहा कि 2 दिन में सेक्रेटेरियन रंग देने की कोशिश की गई थी ताकि ये जो है ये 2 कम्युनिटीज़ जो हैं या 2 सेक्ट्स जो हैं, ये सुन्नी सेक्ट और शिया सेक्ट हैं, इनमें आपस में तसादम हो। तो ये जो आपस में ये कोशिश की गई थी ये नाकाम हो गई और हमें पता है कि कौन लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे जो पुलिस चीफ हैं शाहिद हयात साहब, ये उन्होंने निशानदेही भी की है और इन्होंने बिल्कुल ओपनली मीडिया पर आके ये बात कही है कि हमने इन लोगों का सुराग हमें मिल गया है और हम बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे जो है, तो कोई सामने नहीं आई गिरफ्तारी उन वाकयात में जो लोग गिरफ्तार हुए। देखिए उसामा देखें ऑपरेशन साइट जो होता है उसमें ज़ाहिर है कुछ 1-2-4 दिन ज़रूर लगते हैं। अब मैं इसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ 2-4 दिन ज़रूर लगते हैं। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ज़ाहिर है उसके ऊपर वो हम काम करते हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल में अगर कुछ दिनों में अगर रिजल्ट सामने आ जाएगा, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो हमारा
जो हमने चीफ जो बनाया है, जो पुलिस चीफ जो अभी जो तैनात हुए हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि पुलिस के जवानों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। 200 के करीब जो हैं हमारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो यहाँ पर जिस जिद्दत के साथ और जिस उसके साथ मेहनत के साथ ये काम हो रहा है, और मैं समझता हूं कि दिन और रात हमने एक कर दिया है। सजाएं कब होंगी? रेड्स का जो एवरेज मैं बता रहा हूं, 2 माह हो गए हैं, सजाएं देना लोगों को कब शुरू किया जाएगा? अब इसमें देखें, ये जो है ये चीज़ भी जो है ज़ाहिर है, जब ये इंटरोगेशन और जो पूरी हो जाएगी तो ज़ाहिर है इनकी प्रोसिक्यूशन होगी और इनको सज़ाएं भी। हमारी तो कोशिश ये है कि इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और एविडेंसेस हम इतने हमारे पास मजबूत हों ताकि ये दोबारा आसानी के साथ कोर्टों के थ्रू छूट न जाएं। अब आपने खुद तादाद बताई कि ये बड़ी तादाद है, जिसमें टारगेट किलर भी पकड़े गए हैं, जिसमें दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं। तो हमने तो इनको बिल्कुल मजबूती के साथ, हमने तो इनको बिल्कुल मेरे ख्याल में दीवार से लगा दिया है। और इवन इस लेवल पर काम हो रहा है कि इवन कराची से जो भी जराइम पेशा अफराद यहाँ से भाग कर दूसरे शहरों में गए हैं, तो हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्किंग जो है इतनी स्ट्रांग है कि हमको उन दूसरे शहरों से भी उनको पकड़ रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में पुलिस और रेंजर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट को सूरत हाल बेहतर रही है, अभी भी खौफ तो है मुहर्रम में। और वज़ीर दाखिला ने आज तो सब जमातों की तारीफ की, कराची की तमाम जमातों की, लेकिन फिर भी अगर कोई टारगेट किलर या जराइम पेशा शख्स पकड़ा जाता है, उसकी सियासी वाबस्तगी छुपाई जाती है, क्यों? देखिए, जब तक हम उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेंगे, देखिए अब आपको पता है कि जिस तरह यहाँ पर भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें अगर कोई इस तरह का जराइम पेशा, देखिए इसमें अगर हाई लेवल कोई हाई प्रोफाइल अगर क्रिमिनल पकड़ा जाता है, तो उसको जब तक हम प्रॉपर तरीके से इंटरोगेशन नहीं कर लेंगे, ज़ाहिर है हम उसको मंजर-ए-आम पे नहीं लेकर आएंगे। ज़ाहिर है उनके ताने बाने हैं, उनके दूसरे साथी हैं, हमने और मजीद रेड करने होते हैं, उनको पकड़ना होता है। तो फौरी तौर पर अगर आप कहें कि हम मीडिया पर लेकर आ जाएं तो वो दुरुस्त नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपकी चीज़ें आपके सामने हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो वो सेटिस्फाइड है। कहा कि दूसरा मरहला जो है वो शुरू है, तीसरा सख्त तरीन होगा। उस मरहले में क्या होगा, कब शुरू होगा वो मरहला, और उसके बाद क्या मुकम्मल अमन हो जाएगा कराची? मैं देखें, ये कोई प्लान जो 2-4 महीने का नहीं है। देखिए, हम इसको सस्टेनेबल प्लान मैं बनाना चाहते हैं और ये सस्टेनेबल ऑपरेशन करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि एवरेज रेट्स जो हैं वो 50 से 60 रेट्स जो हैं डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो ये कोई छोटी तादाद नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि छोटे बड़े रेट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे 50 से 60 रेट्स जो हैं वो रेंजर्स और पुलिस हमारी कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ ऑपरेशन, और जो पुलिस के पास रिसोर्सेज हैं, जो रेंजर्स के पास रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के साथ मेरे ख्याल में सामने रखते हुए जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह सेकंड फेज चल रहा है और जो थर्ड फेज है। बहुत शुक्रिया अशरफुद्दीन मेमन साहब, कंसल्टेंट सिंध, साबिक सदर CPLC, आपने हमें वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। कई महीने अभी भी ऑपरेशन चल सकता है। बहरहाल वज़ीर दाखिला कह चुके हैं कि तीसरा मरहला जब शुरू होगा वो सख्त तरीन होगा। देखते हैं कब शुरू होता है और कितना अरसा जारी रहता है। बलदियाती इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ इसरार है और दूसरी तरफ इनकार। ऐसे में बलदियाती इंतखाबात चूचू का मुरब्बा बन गए हैं। आज कौमी असम्बली ने मुल्क में बलदियाती इंतखाबात के इल्तवा के लिए करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर डाली। करारदाद में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई तारीखों पर शफाफ इंतखाबात के इनेकाद मुमकिन नहीं। अगर इस अमल को उजलत में किया गया तो इसकी शफाफियत पर सवालात उठाए जा सकते हैं। इसलिए बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट तारीखों में तब्दीली की इस्तेदा पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। अपने अबूरी हुक्म में अदालत का कहना है कि सिंध में 27 नवंबर, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात 7 दिसंबर को ही कराए जाएं। बसूरत दीगर अदालत फैसले में आजाद होगी। इंतखाबात ना हुए तो पुराने बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म देंगे। उधर पंजाब में नून लीग की चाल भी उल्टी पड़ गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को सूबे में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने यह हुक्म तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मजलिस इबादत मुस्लिमीन और जमात इस्लामी की दरखास्त पर जारी किया है। इधर बैलेट पेपर्स की छपाई अलग मसला बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत से मुल्तमिस है कि मदद करें, मगर वहां से कोरा जवाब है। विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को खुद हल करे। 50 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई 2 दिन तो क्या 20 से 25 दिन में भी मुमकिन नहीं। सवाल यह है कि ऐसे में फिर बल्दियाती इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद कैसे हो पाएगा। देखते हैं अदालत में क्या हुक्म देती है। और अब तो इस पर करारदाद भी कौमी असम्बली में पास हो चुकी है। आमने सामने 2 इदारे नजर आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे आने वाले दिनों में।
दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।